ठीक है ना, एंशियंट और मिडाइवल, ठीक है ना, ठीक है ना। ये फर्स्ट पेपर में आता है। सेकंड पेपर में क्या आता है, मॉडर्न और वर्ल्ड, ठीक है ना। तो हम क्या है, एंशियंट का अध्ययन करेंगे। क्या क्या अध्ययन करना मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हमको क्या देखना है, सोर्सेस। भाई इतिहास को हम जानेंगे कैसे, सोर्सेस मतलब क्या, इतिहास को जानने के साधन। भाई हम कैसे जानते हैं, साहित्य से जानेंगे, या किसी ने बताया होगा तब हम जानेंगे, पुरातत्व से जानेंगे, या खुदाई में जो चीजें मिली हुई, ऐसे तो इतिहास को समझेंगे हम, सोर्सेस। और या फिर किसी जो विदेशी यात्री है जो आया मेन साहब उन्होंने क्या कहा भारत के बारे में, तो हम इतिहास को जानेंगे, ठीक है ना। तो ये सोर्सेज हो गया। इसमें हमें क्या अध्ययन करना है, सोर्सेज में साहित्य, पुरातत्व और विदेशी यात्रियों के व्यूज, ठीक है ना। उसके बाद आपका दूसरा टॉपिक जो आएगा वो क्या होगा, पाषाण काल, जिसे हम कहते हैं स्टोन एज, ठीक है ना। जैसा कि हम जानते हैं कि इतिहास की क्या है, मुख्यतः 3 भागों में बटाया था ना, कौन कौन से, कोई बताया नहीं, प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्री का आया था ना उसे, प्री हिस्ट्री, ठीक है ना, प्रोटो हिस्ट्री बताते जाइए, हाँ जिसे आद्य इतिहास कहते हैं, और फिर इतिहास या हिस्टोरिकल एज, ठीक है ना। अब इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। कोई बताएगा प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, प्री हिस्टोरिकल एज, प्रागैतिहासिक जब आदि मानव रहते थे, एविडेंस ना, ठीक है ना, जिसका कोई यानी लिखित साक्ष्य ना हो, वो क्या होगा, प्रागैतिहासिक काल। जैसे पाषाण काल, ठीक है ना, इसका कोई रिटन एविडेंस तो है नहीं, हम इसको कैसे जानते हैं, जो उन्होंने जो आदिमानव के उन्होंने औजारों का जो इस्तेमाल किया, जो उपकरणों का, उसी के आधार पर जो खुदाई मिले हैं उसके आधार हम जानते हैं। कोई लिखित साक्ष्य तो है नहीं उनका, ठीक है ना। प्रोटो हिस्ट्री, देखिए इसमें क्या होगा, लिखित साक्ष्य तो है, एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल, वेरी गुड, ठीक है ना। वो तीसरा टॉपिक यही है, हड़प्पा काल, ठीक है ना, हड़प्पा काल। तो क्या हो गया, प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है ना। अब हिस्टोरिकल एज क्या है, जहां पर लिखित साक्ष्य और साथ साथ पढ़े भी जा सके। तो ये जान लीजिए हमेशा 6ठी शताब्दी ईसा से 6ठी शताब्दी यानी 6th सेंचुरी BC ये भारत का लिखित इतिहास प्रारंभ होता है, ठीक है ना। रिटेन है, साथ साथ पढ़े भी जा सके, ठीक है ना। ये समझ में आ गया ना। अब देखिए उसके बाद हम लोग पाषाण काल का अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि खुदाई में कौन से उपकरण मिले, ठीक है ना। इसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं, कौन कौन से, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ठीक है। मैं वो सिलेबस का पूरा एक बता रहा हूँ आपको, जो जो टॉपिक है उनके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ, फिर मैं सोर्सेस पे आऊंगा, ठीक है ना। हड़प्पा काल, उसके बाद हम क्या देखेंगे, हड़प्पा काल। इसके बारे में कोई जानता है, 1-2 पॉइंट कोई बताए, हड़प्पा काल क्या था। जी सर, हड़प्पा काल सर हड़प्पा काल वो पाकिस्तान में है, जब तो आई थिंक 100 साल पहले वहाँ पे यही मैंने देखी। अब समझिए, मैं हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना, इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, इसकी नगर नियोजन, ठीक है ना। इस तरह आप लिखेंगे। अगर आप ऐसे लिख देंगे पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी की स्थित है, तो क्या ये मतलब वो दूसरी डायरेक्शन में आप जा रहे हैं आंसर आपका, तो वो काट देगा, 10 में 1 नंबर देगा, 2 नंबर। समझ में आता, बुक में सारा मेंशन होता है, समझने हाँ, तो पॉइंट कौन सा लिखना है। यही दिक्कत है ना कि आपको क्या लिखना है, एकदम कंक्रीट लिखिए कि हड़प्पा काल क्या है, भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता है, ठीक है ना। भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय सभ्यता, क्योंकि भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों जगह इसका विस्तार था ना। तो आप क्या कहेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, इसकी नगर नियोजन व्यवस्था, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे लिखेंगे क्या है उसका क्या नहीं है, वो हम देखेंगे टॉपिक में। क्या आएगा, वैदिक काल। वैदिक काल को हम 2 भागों में बांटते हैं, कौन कौन से, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल, ठीक है ना। उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल तो कुछ नहीं, ऋग्वेद पर आधारित काल, ठीक है ना। इसका काल क्या है, 1500 से क्या है,
ऐसा माना जाता है डेट इसका, क्योंकि एग्जैक्ट कालक्रम ज्ञात नहीं है ऋग्वेदिक काल का, ठीक है ना, क्योंकि साहित्यिक स्रोतों की क्या कमी होती है, तिथिक्रम का उल्लेख नहीं होता। तो एक अनुमान के आधार पर हम बताते हैं कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व होगा। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600, ठीक है ना। अब यहाँ समझ लीजिए ऋग्वेदिक काल क्या था, ये आर्य कैसे थे, ये घुमक्कड़ रहते थे, ठीक है, खाना बदोश जीवन जीते थे, ठीक है ना। और इनको क्या था, ये ग्रामीण सभ्यता थी। अब अंतर समझ में आया ना, देखिए यहीं से निरंतरता और परिवर्तन क्या यही है। हड़प्पा काल क्या था, नगरीय सभ्यता थी, ये कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता, ठीक है ना। इसी में आपको क्वेश्चन में राइज हो जाएगा कि हड़प्पा काल और ऋग्वेदिक काल में अंतर बताइए या समानता बताइए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन यहीं से आपका बन जाएगा। तो ये कैसी सभ्यता थी, ऋग्वैदिक सभ्यता या वैदिक सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है ना। जैसे इनको लेखन कला ज्ञात थी लेकिन इनको ज्ञात नहीं थी, ठीक है ना। वेद क्या थे, किसी ने सुना और किसी ने दूसरे को सुना दिया, श्रुति परंपरा उसको कहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या था, हड़प्पा क्या था, लिखित ये था, ठीक है ना। नगरीय सभ्यता थी, ये क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है ना। इनको लोहे का भी ज्ञान नहीं था, ऋग्वेदिक लोहे का ज्ञान नहीं था, ठीक है ना। और जब लोहे का ज्ञान नहीं था तो ये क्या, इनका मैक्सिमम क्या था, ये यहाँ से यहाँ रहते थे फिर यहाँ शासन करते थे। क्या था, इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, पशुपालन, ठीक है ना। पशुपालन क्या था, इनके मुख्य आधार था। कृषि कैसे करेंगे, जब लोहे का ज्ञान नहीं तो जुताई नहीं करेंगे, लोहे का ज्ञान नहीं तो कैसे प्रयोग करेंगे कृषि में। तो जाहिर सी बात है इनका कृषि इनका गौड़ रहा होगा आधार, ठीक है ना। पशुपालन इनका मुख्य आधार था, ठीक है ना। उत्तर वैदिक काल में आते आते क्या हुआ, उनको लोहे का ज्ञान हो गया। और जब लोहे का ज्ञान हुआ और गहरी खुदाई हुई तो क्या हुआ, इनकी जो राजनीतिक व्यवस्था उसमें भी क्या था, कबीलाई थी, उसमें भी दरार पड़ने लगी। फिर क्या हुआ, जब लोहे का तो भूमि की अवधारणा आई ना, तो उस पर नियंत्रण के लिए क्या हुआ, फिर राजा का उद्भव हुआ, ठीक है ना। राज्य क्या होगा, फिर राज्य का उद्भव होगा, तो ये राज्य की अवधारणा आ जाएगी उत्तर वैदिक काल से, ठीक है ना। अब देखिए फिर इसके बाद क्या आएगा, महाजनपद काल। अब यहीं से आपका शुरू हो गया। देखिए अब वास्तविक इतिहास क्या है, यहीं से प्रारंभ हो जाता है। महाजनपद काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का, ठीक है ना। महाजनपद काल, ठीक है ना। अब महाजनपद काल में हम क्या पढ़ेंगे, अब उत्तर वैदिक काल में क्या थे, ये जो ऋग्वैदिक काल में जो कबीले थे जन, ये क्या थे, उत्तर वैदिक काल तक आते जनपद में परिणत हो गया। फिर क्या, जनपद से क्या हुआ, महाजनपद, ठीक है ना। और 16 प्रकार के महाजनपद आ गए। और फिर महाजनपद में फिर क्या होगा, जो मगध वंश है वो सबसे शक्तिशाली हो जाएगा। और फिर देखिए महाजनपद से फिर क्या आ जाएगा, मौर्य काल। इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ फिर, ठीक है ना। इतना है ना, समझ में आ गया ना इतना। अब देखिए ठीक, 5वां टॉपिक मौर्य काल। मौर्य काल, ठीक है ना। मौर्य काल है, उसके बाद क्या आएगा। अब मौर्य काल में हम क्या अध्ययन करेंगे, अब मौर्य काल में हम क्या अध्ययन करेंगे, उसकी शासन व्यवस्था क्या थी, ठीक है ना। समाज कैसा था, ठीक है ना। कला क्या थी, ठीक है ना, कला स्थापत्य क्या थी। और अशोक का विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। अशोक में भी क्या, उसकी विजय नहीं, बल्कि उसकी शासन नीति, उसकी धम्म नीति और मौर्य साम्राज्य के पतन में उसकी क्या भूमिका है, ठीक है ना, थी या नहीं थी, उसमें पश्चिम पक्ष में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए फिर मौर्योत्तर काल आ जाएगा, ठीक है ना। मौर्योत्तर काल आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी राष्ट्रवादियों ने कहा कि अंधकार युग था। राष्ट्रवादी कहेंगे अंधकार युग है, मार्क्सवादी कहाँ अंधकार युग था। शक आए, कुषाण आए, उन्होंने सिक्के लाए, व्यापार लाए, सब कुछ लाए, एक नई प्रकार की कला विकसित हुई, तो क्या कहेंगे, अंधकार युग नहीं था, बल्कि सबसे ज्यादा सिक्के क्या है, मौर्योत्तर काल में कुषाणों के प्राप्त हुए, ठीक है ना। शकों ने लाई नई शासन प्रणाली, सिक्कों पर लेख कहाँ प्रारंभ हुए, यमन जो यूनानी थे उन्होंने तो लेख सिक्के जारी किए। भारत में उसके सबसे प्राचीन सिक्के कौन थे, आह सिक्के थे, जिन पर डेट नहीं होते थे, पर क्या आता था, ठप्पा लगाया था, तो कोई चित्र, कहीं सूर्य की आकृति होती थी, कहीं चंद्रमा की आकृति होती थी, इस प्रकार के सिक्के होते थे, चांदी के होते थे। लेकिन जब क्या हुआ, मौर्योत्तर काल में क्या हुआ, जब यूनानी आए तो उन्होंने क्या हुआ, सिक्कों पर लेख, ठीक है ना, यानी डेट। ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन था ना, सिक्कों पर क्या हुआ, डेट लिखना प्रारंभ हो गया। और सिक्कों की जो निर्माण है उसमें ही परिवर्तन आया। पहले सिक्के क्या थे, ठप्पे लगा के बनाए जाते थे, अब क्या था कि एक डेट उस पर लिखा जाता था, ठीक है ना। साथ साथ क्या हुआ, कला में भी परिवर्तन हुआ, गांधार कला अस्तित्व में आई, ठीक है ना, ठीक है ना। गांधार कला का विकास हुआ ना यूनानियों के प्रभाव से, ठीक है ना।
उसके अलावा शासन प्रणाली में परिवर्तन आया, छत्र प्रणाली लेकर आए, ठीक है ना। जो शक शासक थे वो आए, उन्होंने छत्र प्रणाली लाई। और कुषाण क्या थे, द्वैत शासन जिसे आप सुनते हैं ना, कुषाणों ने द्वैत शासन लाया, ठीक है ना। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, ठीक है ना। फिर सातवाहन आए, सातवाहन क्या, शीशे के सिक्के जारी किए, ठीक है ना। चैत्य स्तूपों का विकास हुआ, ठीक है ना। तो इसमें हम अध्ययन करेंगे महोत्तर काल में। फिर आपका क्या आ जाएगा, महोत्तर काल के बाद गुप्त काल आ जाएगा, ठीक है ना। गुप्त काल आ जाएगा। इसमें भी हम वही अध्ययन करेंगे जो हमने मौर्य काल में अध्ययन किया, ठीक है ना। समाज क्या था, संस्कृति क्या थी, ठीक है ना। गुप्त काल के पतन के कारण क्या थे, अर्थव्यवस्था क्या थी, और स्वर्ण काल था या नहीं था, ठीक है ना। इसका हम अध्ययन करेंगे। फिर आ जाएगा गुप्तोत्तर काल, ठीक है ना। गुप्तोत्तर काल, इसमें हम क्या देखेंगे, हर्षवर्धन को देखेंगे, ठीक है ना। और उसके समकालीन जो अन्य कुछ क्षेत्रीय राज्य हैं उनका अध्ययन करेंगे। अब ये देखिए, यही मेन है, यही टॉपिक है एंशिएंट के। आपके मुख्यतः यही 8 टॉपिक हैं जिनको हमको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये एंशिएंट आपका ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमें ये भी ध्यान देना है कि जब हम पढ़ें, कोई भी इसमें से टॉपिक पढ़ें, तो उसमें क्या हुआ, विचारधाराओं को भी देखें ध्यान में, ठीक है ना। जैसे मौर्य वंश के पतन में क्या कहेंगे राष्ट्रवादी, अशोक की शांति और अहिंसा अग्नि पतन का कारण था। फिर मार्क्सवादी क्या कहेंगे, नहीं नहीं नहीं, मौर्य वंश के पतन अशोक की शांति अहिंसा नहीं थी। अगर इतना शांति होता वो तो फांसी की सजा समाप्त कर दिया होता, समाप्त तो नहीं किया उसने, सेना तो भंग नहीं की उसने, तो शांति भी कैसे हो गया। पतन का कारण कुछ और था। वो क्या कारण था, कई बाह्य आक्रमण भी उसमें प्रारंभ हो गए थे। साथ साथ ये कहेंगे अर्थव्यवस्था में भी बदलाव आने लगा था। कैसे बताएंगे, पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि मौर्य काल के बाद में सिक्के थे उसमें मिलावट आने लगी, ठीक है ना। तो आर्थिक स्थिति आप कह सकते हैं कि ये जरूर था कि अशोक ने धर्म नीति के पालन में राजकोष से व्यय अधिक किया, तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ा होगा, ठीक है ना। तो इसको आप उसमें देखेंगे। तो ये आना है, ठीक है ना। तो सोर्सेज पे आना है, तो हम लोग आज देखते हैं सोर्सेज पे भी।